हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसका इंट्रोडक्शन। अभी यहाँ पे हम कंप्लीट चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ अभी उतना कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो 3.1 के लिए ज़रूरी है ना। जब वन शॉट लेक्चर आएगा इसका तो उसमें आपको पूरा चैप्टर एक बार में मिल जाएगा, बट अभी हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो 3.1 के लिए ज़रूरी है, और जो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 5 तक है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है ना, मैट्रिक्स क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, है ना, जिसमें आप नंबर या फंक्शन रिप्रेजेंट करते हो। अभी आपके क्लास 12th में इतना ही है। कहने का मतलब क्या है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे है ना, जिसमें आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, है ना। अगर आप इस तरह से देखोगे, है ना, तो ये रो कहलाएगी, और अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो ये कॉलम कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ठीक है कि दो फैक्ट्रीज हैं ए एंड बी, है ना। एक फैक्ट्री ए है, एक फैक्ट्री बी है ना। दो फैक्ट्रीज हैं और उनमें कुछ वर्कर काम करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ वर्कर काम करते हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। मान लो ए में, ठीक है, दो वर्कर ऐसे हैं जो मेल हैं और 3 वर्कर ऐसे हैं जो फीमेल्स हैं। ठीक है, इस तरह से बी में 5 वर्कर ऐसे हैं जो मेल हैं और 6 वर्कर ऐसे हैं जो फीमेल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगुलर एरे में मैंने ये डेटा शो किया। अब ये जो है ना, ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक मैट्रिक्स जो कुछ ना कुछ डेटा अपने अंदर कंटेन करती है। अब अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रो, यानी कि ये पहली रो है, और इसको भी हम बोलते हैं रो। मतलब ऐसे लेटी हुई लाइन जो है ना, ये क्या कहलाती है, रो कहलाती है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये है रो 1, है ना, फर्स्ट रो, और ये जो है ये है रो 2 यानी सेकेंड रो। बात समझ में आ गई। और इसी तरह से अगर मैं ऊपर से नीचे देखने लग जाऊं, है ना, यानी कि ऐसे देखूं, तो ये कॉलम हो गया। पहले कॉलम में ये दोनों एलिमेंट आते हैं। इसी तरह से यहाँ देखूं तो ये भी कॉलम हो गया। ठीक है, मतलब क्या, ये है कॉलम 1 या फर्स्ट कॉलम, और ये जो है ये है कॉलम 2 यानी कि सेकंड कॉलम। ठीक है, तो मतलब इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। रो को हम कई बार इस चैप्टर में ऐसे सिर्फ आर से लिख रहे होंगे, मतलब R1, है ना। ऐसे रो 2 को हम R2 ऐसे लिख रहे होंगे, है ना। इसी तरह से कॉलम को हम कई बार C लिख रहे होंगे सिर्फ, यानी C1 मतलब फर्स्ट कॉलम और C2 मतलब सेकंड कॉलम। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, जो इसकी एंट्रीज हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दी नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें 4 एंट्री या 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर होगी बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि उसके अंदर कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उसके अंदर कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, उनको एक तरीके से लिखना कि पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिख दी, टोटल रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज, है ना, बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कहने का मतलब है, अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2/2। इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2/2 का, है ना। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ये हैं। ठीक है ना, अब यहाँ कुछ भी हो सकते हैं ये, देखो। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँगा तो मुझे देखना होगा नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई सर, 2, है ना, बाय। फिर मैं देखूंगा कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स कितने हैं इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं भाई साहब, ठीक है, ये देखोगे पहला कॉलम, ये देखोगे, एक मिनट,
ठीक है, ये देखो ये दूसरा कॉलम है और ये देखोगे तो तीसरा कॉलम है, तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल है ना 2 रोज और 3 कॉलम थे, तो जो इसका ऑर्डर होगा, जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से सोचो कि अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स है ना, जिसमें ये मान लो पहली रो हो गई है ना, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ये चौथी रो हो गई, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 रोज हैं। कॉलम की बात करोगे तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी 2 कॉलम है। तो मतलब ऑर्डर में तो कोई आपको दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। टोटल एलिमेंट्स की अगर बात करें कि भाई टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है उनका प्रोडक्ट निकाल लो कि कितना आ रहा है। जैसे 2 3 6, तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को, फिर आगे बात करेंगे, है ना, कि आगे क्या हमसे पूछा जा रहा है। इसे क्या हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल 1 में कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, है ना, किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट फैक्ट्री का डेटा है, ये सेकंड और ये थर्ड, मतलब रो वाइज अगर आप देखोगे तो कौन सी फैक्ट्री है ये आपको पता लगता है। पहले कॉलम की अगर हम बात करें, यानी ऊपर से अगर नीचे देखें तो हमें नजर आएगा मैन वर्कर, और अगर दूसरे कॉलम की बात करें यानी ऊपर से नीचे देखें तो हमें नजर आएगा वुमेन वर्कर्स। बात समझ में आ गई। तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो मान लेते हैं मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया ए। अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसके अंदर 1 2 3 है ना, पहली रो दूसरी रो 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि भैया देखो 30 25 है ना, फिर यहाँ पे 25 यानी 25 31, यहाँ पे क्या है 27 और यहाँ पे क्या है 26, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे हमसे एक और चीज़ पूछी है, देखो ये मैट्रिक्स कितनी होगी 3/2 की, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 रोज हैं 2 कॉलम से, तो 3/2 के मैट्रिक्स में हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया। लेकिन एक और चीज़ पूछी गई थी, व्हाट डज द एंट्री इन दी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो समझते हो, ये रही तीसरी रो, है ना। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद कह रहा है थर्ड रो होनी चाहिए, सेकंड कॉलम होना चाहिए। सेकंड कॉलम समझते हो, ये रहा। तो यहाँ पे है ना जो 26 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा आराम से, कि जो यहाँ पे 26 है ये नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स है जो कि फैक्ट्री नंबर 3 में है। समझ मेरी बात, फिर समझ लो, जो ये 26 है ये क्या है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स जो कि फैक्ट्री 3 में वर्क करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हियर 26 इज द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन कौन सी फैक्ट्री 3 में। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, यहाँ काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट्स हों, है ना, एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं इसके पास। अब यार देखो टोटल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कैसे आता है, कि जो भी ऑर्डर है ना, जैसे अगर ऑर्डर m/n का है तो m और n का प्रोडक्ट क्या है, वो टोटल एलिमेंट्स होते थे, है ना। जैसे अगर 2/3 का ऑर्डर था तो टोटल एलिमेंट्स 2 × 3 करें कितना आएगा 6, तो 6 होते थे। मतलब जो टोटल एलिमेंट आ रहा है वो इनका प्रोडक्ट होता है। तो अगर टोटल एलिमेंट 8 है तो हम
कितनी रो और कितने कॉलम ले सकते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट 8 है, इतना ही सोचना है अपने को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चलो मान लेते हैं एक से शुरू करना है, एक ऑर्डर में चलना, पहले 1 2 3 ऐसे चक्कर से, है ना, कि अगर मैं एक रो बनाऊं तो कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, ताकि मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँ सीधा सीधा कि 8 आ जाए, ये सोच लो यार, है ना। तो 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, तो एक ऑर्डर तो पॉसिबल ही है 1/8 का, है ना। ऐसे ही अगर मैं 2 रोज बनाता हूँ और 4 कॉलम बना दूँ तो 2 गुणा 4 फिर से 8 हो जाएगा। 3 बनाऊंगा तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 की टेबल में 8 नहीं आता, है ना। बेसिकली हमें देखना है भैया किस किस के टेबल में 8 आ रहा है ना। इसके बाद बचेगा 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा सीधा, जब भी आप इसके आधे पे आ जाओ, जैसे 8 का आधा 4 होता है, तो सीधा अगला क्या बचेगा, सीधा 8/1। ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, है ना, 1/8, 2/4, 4/2 या फिर 8/1। क्लियर हो गई बात इतनी, ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक, अच्छा आगे क्या है, अगला है कि एक कंस्ट्रक्ट कर दो 3/2 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स ऐसे दिए जाएं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेरे को ये बताया गया है कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या है साहब, वो है 1/2, है ना। वो कैसे आते हैं 1/2, अब इसका क्या मतलब है समझा रहा हूँ आपको, है ना, i-3j। ठीक है, i-3j, ये मॉडुलस के अंदर है i-3j। ठीक है, अब ये ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है वो समझ लो। ऐसे लिखने का मतलब है कि मान लो अगर मैट्रिक्स ए है और उसको आप लिखते हो aij, और कितने ऑर्डर का बनाना है 3/2 का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि i की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, मैक्सिमम कहाँ तक जानी चाहिए 3 तक, और j की वैल्यू भी 1 से शुरू करनी है, मैक्सिमम कहाँ जानी चाहिए 2 तक। कहने का मतलब है कि इसमें 3 रोज और 2 कॉलम वाला बनाना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, कितनी रोज बनानी है भाई, 3 रोज, है ना। तो जो पहला एलिमेंट होगा उसमें i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 कर दोगे, a1 बना जाएगा। फिर क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम होंगे तो पहला कॉलम यहाँ बन जाएगा, दूसरा यहाँ बनाओगे। ठीक है, तो i की वैल्यू तो 1 रहेगी, पहली रो में नंबर ऑफ रोज तो 1 ही आएगा हर जगह, कॉलम बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो यानी कि ये 1 2 हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते, यहाँ पे 1 3 नहीं कर सकते क्योंकि 1 3 कर दोगे तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी, जबकि j की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक जा सकती है ना, ये मतलब होता है। फिर यहाँ पे आओगे, है ना, सेकंड रो में, तो सेकंड रो का मतलब ये 2 से शुरू होगा, 2 1, फिर यहाँ पे 2 2, फिर थर्ड रो में आओगे तो a3 1, a3 2, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि मैक्सिमम में 3 2 दिख रहा है ना, तो मैक्सिमम में आपको 3 2 तक जाना है बस, है ना। ये हो गया सर। अब आप क्या करो सिंपली, अब आप क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर जो भी है आप आई देखो, जे देखो, जहाँ पे आई जे है एक एक चीज़ रखते रहो। जैसे अगर आपको a11 निकालना है तो आई की वैल्यू 1 रख दो, जे की वैल्यू भी 1 रख दो। ठीक है, आपको a11 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू 1 पुट करूँ, जे की वैल्यू 1 पुट करूँ, तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2 बचेगा, उसका मोड लोगे 2 आ जाएगा, 2 / 2 करोगे 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कहने का मतलब है पहला एलिमेंट आ गया 1, यानी a11 की वैल्यू ये आ गई। ऐसे अगर मैं a12 निकालना चाहूँगा, मतलब i की जगह 1 पुट करना है, j की जगह 2 पुट कर देना है बस। तो i की जगह 1 पुट किया, j की जगह 2 पुट कर दिया, तो 3 2 6, 1 - 6 कितना बचेगा, -5, मोड लोगे तो 5 आ जाएगा, 5 / 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 5/2 आ गया। ऐसे ही अगर मैं a21 निकालना चाहूँगा तो कहने का मतलब ये हुआ सर, i की जगह 2, j की जगह 1, i की जगह 2, j की जगह 1 रख दो, तो 2 में से 3 माइनस करोगे, -1 का मोड 1 × 1/2 कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा भाई। ऐसे ये 2 2 का मतलब है यहाँ 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, तो 2 - 6 कितना, -4 का मोड लोगे 4 आ जाएगा, 4 / 2 करोगे 2 आ जाएगा भाई। ऐसे ये 3 1 का मतलब है कि यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, तो ये तो 0 हो गया, 0 को आप किसी से भी गुणा करते रहो, मोड फोड़ लेके 0 ही रहना है। फिर 3 2 का मतलब है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो 6 और ये -3 - 6 यानी -3 का मोड 3/2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ए मैट्रिक्स, है ना, जिसका ऑर्डर कितना है 3/2। ठीक है, और ये इसके एलिमेंट्स आ गए।
क्लियर होगी बात? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, है ना। बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है क्लास 12 का। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई पहला जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो, कॉलम एक ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, है ना। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसमें कॉलम एक ही होना चाहिए, रो कितनी भी हो भाई, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 5। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 रोज़ हैं भाई, है ना। रो के लिए ऐसे देखने हैं, तो कितनी रोज़ हैं टोटल? 3 रोज़ हैं। लेकिन अगर कॉलम की बात करोगे तो ऊपर से नीचे देखते हो, है ना। तो कॉलम कितने हैं सर? कॉलम एक ही हैं, तो ये हो गया, है ना। चलो एक दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 5। यहाँ पर देखोगे रोज़ कितनी है? 2 हैं सर, लेकिन कॉलम कितना है भाई? कॉलम एक है। कॉलम कितना है? एक। बात समझ रही? तो ये एग्जांपल हैं कॉलम मैट्रिक्स के। ऐसे ही आगे अगर हम चले तो अपने को पढ़ना है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें एक ही कॉलम होता था, ऐसे ही रो मैट्रिक्स है इसमें एक ही रो रहे, है ना। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। कॉलम कितने भी हो मतलब नहीं है, रो एक ही होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखा 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 5। अब अगर आप देखोगे रो कितनी है? एक ही है भाई। कॉलम देखोगे तो ऊपर से नीचे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो मतलब कॉलम कितने हो गए? 3। ऐसे मान लो एक दूसरी मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, यहाँ मैंने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। अब आप देखोगे रो तो एक ही है भाई, है ना। और कॉलम कितने भाई? कॉलम कितने हैं? कॉलम 2 हैं। बात समझ में आई? अच्छा, आगे चलते हैं। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे, है ना, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4। अब अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो 2 बाई 2 है ना। कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि अगर m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहते हैं तो m और n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। इसको हम सिंपली बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 बाई 2 की जगह जैसे वैसे अगर ऑर्डर बताओगे तो पूरा बोलना पड़ेगा 2 बाई 2, लेकिन स्क्वायर के केस में अगर आप सिर्फ 2 बोल दोगे सेकंड ऑर्डर का तो सामने वाला समझ जाएगा भाई स्क्वायर में जितना रोज है उतना ही कॉलम है। 2 बोलने का मतलब 2 बाई 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 ऑर्डर की अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो ऐसे ये जो एग्जांपल है ये क्या हो गया? ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब 3 बाई 3 पूरा बोलना जरूरी यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैंने बोल दिया साथ में और मैंने बोला ऑर्डर 3 तो सामने वाला अपने आप ही समझ जाएगा कि अगर वो 3 बोल रहे हैं तो 3 बाई 3 का ही बात हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, यानी कि अगर कोई किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनना है तो पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है जो इसके डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको छोड़ के सब कुछ जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, दैट मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे 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 यहाँ पर देखो, पहले तो आप सोचो डायगोनल पहचानो कैसे। आप किसी मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल कैसे पहचानोगे पहले वो सीख लो, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, है ना, तो मान लो ये 4 एलिमेंट हैं, इनका एड्रेस क्या होगा? यहाँ पे रो 1 है, कॉलम भी 1 है, यहाँ पे रो 1 है, सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। मतलब बेसिकली अगर ये मैट्रिक्स को मैं ये AIJ से दिखा रहा हूँ, है ना, मान लो ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स थी, तो इसमें आप देखो कहाँ कहाँ पे I और J बराबर हैं, कहाँ कहाँ पे I और J बराबर हैं। जैसे I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे I और J बराबर है। यहाँ पे I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी बराबर है। यहाँ पे देखोगे I अलग चीज़ है, J अलग चीज़ है, यहाँ पर भी वही है ना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में डायगोनल उन एलिमेंट से मिलके बना होता है
जहाँ पे आई और जे बराबर हो, है ना। डायगोनल के एलिमेंट का कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे आई और जे बराबर होंगे, है ना। बात समझ में आ गई। अब जैसे ये मैट्रिक्स को बी में दिखाया गया है, तो आप चाहो तो बी में लिख लो यार, है ना, आप चाहो तो बी में लिख लो, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स में बनाओ यहाँ पे, है ना, 3 ऑर्डर की बी आई जी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये B11 होगा, ये B12 होगा, ये B13 होगा। ऐसे ही ये B क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे आओगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आओगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आओगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे डायगोनल वाले एलिमेंट कौन से होंगे, पहले डायगोनल पहचाना सीख लो, फिर उस पर आ जाएंगे हम, है ना। तो ये 3/3 की है। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है साहब, कि फिर से वही चीज़ कि आप देखोगे कहाँ कहाँ पे आई और जे एक जैसे हैं। I1 तो J1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, मतलब जितना आई उतना जे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं साहब, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये डायगोनल है। ये क्या है, पहली बात तो डायगोनल, ठीक है। ये क्या है, डायगोनल। आप देखोगे स्क्वायर में 2 डायगोनल होते थे जब आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था, बट यहाँ पे एक ही डायगोनल होता है मैट्रिक्स केस में, ठीक है। आप इसको डायगोनल नहीं बोलोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे आई और जे अलग अलग है, तो वह एलिमेंट ही नहीं आएगा डायगोनल का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से समझ आएगा आपको। कह रहे हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कहने का मतलब है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए वो तो पक्का से जीरो ही होने चाहिए। ये जो चीज़ है ये जीरो होनी चाहिए, नॉन डायगोनल है, डायगोनल में नहीं आ रहा, ये भी डायगोनल में नहीं आ रहा, ये भी जीरो होना चाहिए। इनकी मर्जी भैया क्या होंगे, लेकिन नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ये एलिमेंट भी जीरो होना चाहिए, ये एलिमेंट भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जब भी आप देख रहे हो कि कोई एलिमेंट जीरो है तो उसमें आई और जे बराबर नहीं था, है ना। जैसे मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या लिख रखा है इन्होंने, जो ऐसे अजीब सा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 2 है, यानी आई और जे बराबर नहीं है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 3 है, यानी कि जीरो किसको होना पड़ रहा है ना। इसीलिए देखो ये डेफिनेशन लिखी है, कहाँ गया, कि भाई इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। इफ़ बी आई जे इज जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि वही बी आई जे यहाँ पर जीरो होगा जब आई और जे बराबर नहीं है, मतलब वो एलिमेंट पक्का से होंगे, बाकियों का हम कुछ कह नहीं सकते, बट वो तो पक्का से ही होंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर हो गई। देख लो, है ना, ये क्या होने चाहिए, जीरो, ये क्या होना चाहिए, जीरो। आई और जे बराबर नहीं है, जीरो होना चाहिए। आई जे बराबर नहीं, जीरो होना चाहिए। आई जे बराबर नहीं, जीरो होना चाहिए। आई और जे बराबर नहीं, जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि चलो ठीक है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो जीरो ही होंगे, बट इनका क्या ये जीरो नहीं हो सकते। तो आप याद रखना, ये भी जीरो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनके बारे में कुछ कहा नहीं सकता। जीरो है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको पक्का ही जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे हों, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे मान लो ये √3 है, ये जीरो, ये जीरो, ये √3। अब अगर आप देखोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स है ये, और ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं, तो यही मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। जैसे एक दूसरी मैट्रिक्स में लिखता हूँ, है ना, यहाँ लिख दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं सब इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। आगे बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए भाई, ठीक है ना। या फिर आप यूँ कह लो कि ये एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख लो, ठीक है, सबसे छोटी डायगोनल मैट्रिक्स
जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है वो ये है 1 by 1 की, है ना, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये A11 है, तो यही डायगोनल बन जाएगा, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो ऐसे 1 0 0 1, ये 2 by 2 ऑर्डर की हो गई। तीसरा आप क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे ही है, और आगे लिख सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला क्या है जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा जरूरी नहीं है, ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर मतलब नॉन स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन इतना पक्का है कि सारे एलिमेंट सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ये जो ताम झाम लिखा है इसको छोड़ो, है ना। आप ऐसा समझो कि इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे ये A11 है, मान लो एक मैट्रिक्स यहाँ पे है और दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे है ना, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, तो A11 जो है वो B11 के बराबर होना चाहिए, A12 जो है वो B12 के बराबर होना चाहिए, पहली बात, है ना। यहाँ पर A21 जो है वो B21 के बराबर होना चाहिए, A22 जो है वो B22 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये 2 by 2 की है तो ये भी 2 by 2 की होगी, जाहिर सी बात है, तभी ऐसा हो सकता है ना। ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। इसको अगर हम जनरल भाषा में लिखते हैं तो वही ये चीज़ आएगी कि भैया देखो, अगर एक मैट्रिक्स AIJ है, एक BIJ है, इनको हम इक्वल बोलेंगे जब दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात तो ये सेम ऑर्डर की होना चाहिए, और ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये अगर 1 1 है तो उसका B भी 1 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि AIJ जो है वो BIJ के बराबर होगा फॉर ऑल INJ। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब एक एग्जांपल ये है, जैसे कह रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स इस वाली के बराबर है अगर, है ना, इक्वल लिखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCXYZ। ठीक है भाई, तो आपको दिख रहा होगा कि A11 पहली रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट है, इसके पहली रो और पहले में जो एलिमेंट है उनको कंपेयर कर दो, ये बराबर ही होंगे तभी ऐसा हुआ होगा। यानी कि x + 3 किसके बराबर रहा होगा, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई भाई। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो z + 4 किसके बराबर रहा होगा, 6 के बराबर रहा होगा, है ना। z + 4 किसके बराबर रहा होगा, 6 के, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी भाई, है ना। इसी तरह से a की वैल्यू निकालने तो A-1 है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या है, -3, यानी कि A-1 बराबर किसके रहा होगा, -3 के बराबर रहा होगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई, -2, है ना। इसी तरह से यार आप बाकी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ये वाली चीज़ किसके बराबर होगी, उसके b निकल जाएगा, ये किसके बराबर होगी, उसके c निकल जाएगा, है ना। तो इसके बाद वाली चीज़ आप कर लो, बात समझ में आ गई। तो इसमें तो यार कुछ ऐसा करने लायक है नहीं, अब क्लास 12 में तो नकली चीज़ें। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C and D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो यार यहाँ से 2A + B किसके बराबर होना चाहिए, 4 के। A और B में और कौन इक्वेशन बनेगी भाई, ये रही A-2B, A-2B किसके बराबर होना चाहिए, -3 के। अब अगर आप देखें, ठीक है, अब अगर आप देखें, है ना, 2A प्लस में भी ये रहा और A-2B ये रहा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लोगे इनको सॉल्व कर लोगे, है ना, A और B निकल जाएंगे। ऐसे एक इक्वेशन यहाँ से बनाना, एक इक्वेशन वहाँ से बनाना, वो निकल जाएगा, तो ये भी आसान है, आप कर लोगे, है ना। बहुत नकली सा सवाल है, ठीक है। तो इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ डू योरसेल्फ। ठीक है, दो इक्वेशन आप और बनानी है, ठीक है, एक इक्वेशन और बनानी है COD वाली। तो यार देखो, ये जो लेक्चर था ये बेसिक्स था 3.1 का। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है ना, तो 3.1 जब आप करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या पूछा जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हालांकि इस लेक्चर की PDF जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे 3.1 के साथ। थैंक यू।